इस कानून की सबसे सरल सेक्शन में किसी को मानता हूं तो आपराधिक मानववाद और हत्या को ही मानता हूं मेरी दृष्टि में। ठीक है, सबसे सरल है, इससे सरल कोई धारा ही नहीं है। अब पढ़ो जाए, करें चालू। धारा 101, इसमें इसके पश्चात, शब्दों को देखना है, इसमें इसके पश्चात यानी इसमें जो बताया गया है इसके बाद आपवादिक दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है। तो इसमें क्या किया है कि कुछ अपवाद दिए गए हैं। कितने अपवाद दिए गए हैं? 5 दिए गए हैं। वो 5 कंडीशन ऐसी हैं जिनमें किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानववध माना जाएगा, ना कि हत्या माना जाएगा। उन कंडीशनों को अपन अभी आगे जाके पढ़ेंगे। पहली कंडीशन क्या कह रही है? यदि वह कार्य, या स्पेसिफिक कार्य, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु कारित करने के इंटेंशन से किया गया है, तो वो क्या कहलाती है? हत्या कहलाती है। मैंने एक स्पेसिफिक कार्य स्पेसिफिक व्यक्ति की मृत्यु करने के इंटेंशन से किया तो यह हत्या हो गई। हो गया, पर्टिकुलर कार्य, पर्टिकुलर इंटेंशन है, पर्टिकुलर व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए किया। रिजल्ट क्या चाहिए था मुझे? कि इस कार्य को करने से मैं सामने वाले की मृत्यु कारित कर दूंगा, और रिजल्ट भी आ गया। हो गया क्लियर? सेकंड क्या कहता है? यदि वह कार्य, यह भी स्पेसिफिक कार्य है, जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के इंटेंशन से किया गया है। कैसी शारीरिक क्षति कारित करने के इंटेंशन से किया है? अपराधी का इंटेंशन है कि सामने वाले को ऐसी शारीरिक क्षति कारित करूंगा जिससे सामने वाले की मृत्यु हो जाएगी, जिससे अपराधी जानता हो, यह ज्ञान रखता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने की संभावना है जिसको मैंने अपहानि कारित की है, यानी जिसको मैंने क्षति कारित की है। ठीक है, हो गया क्लियर? तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के इंटेंशन से किया गया हो, और वह शारीरिक क्षति जिसे कारित करने का अपराधी का आशय था, ऐसी शारीरिक क्षति प्रगति के साधारण नैसर्गिक अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। ठीक है, सामने वाले की ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के इंटेंशन से अपराधी ने व्यक्त किया कि कोई सामान्य व्यक्ति भी होगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी प्रकृति के साधारण अनुक्रम में। हो गया क्लियर? चौथा पॉइंट, यदि कार्य जिनके द्वारा मृत्यु कारित की गई है करने वाला व्यक्ति ये जानता, ये नॉलेज की बात कर रहा है कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है। आसन्न संकट का मतलब है इतना खतरनाक है, किसका? अपराधी का एक्ट, कि पूरी यदि संभावना है, यदि संभावना से भी संभावना से ज्यादा की बात होती है, पूरी यदि संभावना है, नहीं 100% से ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा, क्योंकि उसका कार्य इतना आसन्न संकटपूर्ण है, इतना खतरनाक है, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होने की संभावना है, और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए बिना किसी उचित कारण के ऐसा कार्य करता है, यानी उसके पास अपने बचाव में कहने के लिए कोई उचित कारण नहीं है। जैसे कि हेलीकॉप्टर में अगर मेरे साथ कोई साथी बैठा है, मैं उसे बहुत सारी ऊंचाई पर जाके उसको हेलीकॉप्टर का गेट खोल के धक्का दे दूं, तो स्वाभाविक बात है व्यक्ति नीचे जाके मरेगा। तो अब वो ये बचाव नहीं ले सकता कि हेलीकॉप्टर से कोई ऊंचाई से व्यक्ति गिरने से नहीं मरेगा, कोई भी मर जाएगा। तो ये वाली बात कर रहे हैं चौथी कंडीशन। 3 कंडीशन जो ऊपर की दी हैं लगभग आपराधिक मानववध जैसी हैं, चौथी कंडीशन में खतरनाक कार्य और शामिल हो जाता है। हो गया क्लियर? गिरने वाला है, कोई व्यक्ति को हेलीकॉप्टर गेट खोल के धक्का देता है और कहता है कि मैं यहाँ से पैराशूट नीचे उतर जाऊंगा, उनको धक्का दे देता है और वो गिर जाता है और पैराशूट नहीं खुलता, तब वो एक अलग कंडीशन। ठीक है, वो उस कंडीशन की बात कर रहे हो कि सामने वाला क्या है 18 साल से ज्यादा का, उसने सहमति दे दी, पैराशूट साथ में लेके गया है। ठीक है, वो कंसेंट वाली बात है भाई। हो गया क्लियर? या को मार डालने के इंटेंशन से का उस पर गोली चलाता है, पर्टिकुलर व्यक्ति को मारने का इंटेंशन है या नाम के व्यक्ति को, जो वेपन्स यूज कर रहा है वो गोली है। अपन भी जानते हैं कि किसी में गोली मारी जाएगी तो वो मरेगा, परिणाम स्वरूप या की मृत्यु हो जाती है। स्पेसिफिक कार्य स्पेसिफिक व्यक्ति की मृत्यु करने के इंटेंशन से किया गया, स्पेसिफिक रिजल्ट जो चाहिए था मृत्यु का वो आ गया, हत्या हो गई।
हो गया क्लियर। का यह जानते हुए कि या ऐसे रोग से ग्रसित है, का इस बात को जानता है कि या नाम का व्यक्ति किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित है कि संभावना है कि एक ही प्रहार उसकी मृत्यु कारित कर दे। जानता है कि वैसे सामान्य व्यक्ति नहीं मरेगा एक प्रहार से, लेकिन इसको ऐसी गंभीर बीमारी है कि एक ही प्रहार से इसकी मृत्यु हो जाएगी। शारीरिक क्षति कारित करने के इंटेंशन से उस पर आघात करता है, उस प्रहार के परिणाम स्वरूप या की मृत्यु हो जाती है। का हत्या का दोषी है। यद्यपि का मतलब भले ही वह प्रहार किसी अच्छे स्वस्थ व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए साधारण नैर्स्य के अनुक्रम में पर्याप्त न होता, क्योंकि एक अकेले प्रहार से सामने वाला व्यक्ति स्वस्थ होता तो नहीं मरता, लेकिन चूंकि वो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उसी बॉडी पार्ट पे आपने प्रहार कर दिया, ये गंभीर बीमारी से पीड़ित है, ये बात आप पहले से जानते थे और इसलिए उसका रिजल्ट क्या आया, उसकी मृत्यु हो गई। हाँ तो नहीं है, अब कोई वैसे ही अच्छा वाला व्यक्ति है वो एक मुक्के से मर गया। हाँ तो वो कंडीशन है कि आपका इंटेंशन क्या है कि मार्मिक स्थल पर मार दूंगा किसी सामने वाले के तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो हत्या में चला जाएगा, क्योंकि आपने अब क्या चुना है, मार्मिक स्थल। कोई व्यक्ति बीमार है, मतलब कोई बीमारी है उसको, कोई मारता है, उसको पता नहीं कि इस बीमारी से ग्रस्त है और वो उसको मार देता है, मतलब साथ में मृत्यु, फिर नहीं, फिर आपराधिक मानव में जाएगा। किंतु यदि काय जानते हुए कि यह किसी रोग से पीड़ित है उस पर ऐसा प्रहार करता है जिससे कोई अच्छा स्वस्थ व्यक्ति साधारण नैर्स्य के अनुक्रम में ना मरता, तुम्हारी वाली बात का ये एग्जाम्पल है, तो यहाँ का यद्यपि शारीरिक क्षति कारित करने का भले ही उसका इंटेंशन हो, वह हत्या का दोषी नहीं होगा, तो काय में चला जाएगा, आदमी तो मरा है, आपराधिक मानवता में चला जाएगा। यदि उसका हास्य मृत्यु कारित करने का या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का नहीं था जिससे साधारण नैर्स्य के अनुक्रम में मृत्यु कारित हो जाए, लेकिन इंटेंशन तो अपन देखेंगे साथ में, नॉलेज भी देखेंगे। अगला एग्जांपल पढ़ लो। या को तलवार या लाठी से ऐसा घाव जानबूझकर करता है जो साधारण नैर्स्य के अनुक्रम में किसी मनुष्य की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तलवार या लाठी से कोई ऐसा प्रहार कर रहा है कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में किसी भी साधारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, परिणाम स्वरूप या की मृत्यु हो भी जाती है, यहाँ का हत्या का दोषी है। यद्यपि उसका आशय या की मृत्यु कारित करने का भले ही ना रहा हो, लेकिन उसको जो चोट पहुंचाई गई है किसी भी साधारण व्यक्ति को पहुंचाई जाएगी ऐसे बॉडी पार्ट्स पर कि कोई भी मर जाएगा, जैसे मर्म स्थल की ये बात कर रहे थे, तो हत्या का दोषी माना जाएगा। अब वो ये बचाव नहीं लेगा कि मुझे नहीं पता था कि मर्म स्थल पर ऐसी चोट मारने से कोई व्यक्ति मरता है, क्योंकि सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति, साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति जानता है कि मर्म स्थल पर अगर मैं वार करूंगा तो कोई व्यक्ति मर जाएगा। हो गया क्लियर। का किसी प्रति हेतु के बिना यानी उचित कारण के बिना व्यक्तियों के एक समूह पर भरी हुई तोप चलाता है। अब तुम कहोगे तोप चलाने से कोई नहीं मरेगा, ठीक है, भीड़ वाल सामने काफी भीड़ है, उस पर आपने तोप चला दी और उनमें से एक का वध कर देता है, का हत्या का दोषी है, भले ही किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु कारित करने की उसकी पूर्व चिंतन परिकल्पना ना रही हो। अब कई सारे लोग खड़े हैं, अपन को पता है तोप चलेगी तो मरेंगे कुछ ना कुछ, अब वो ये बचाव नहीं ले सकता साहब की हत्या नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का इंटेंशन तो ही ना था, मेरा तो इंटेंशन कोई भी मर जाए, ठीक है, लेकिन ये क्या उसका कार्य कितना है, आसन्न संकटपूर्ण और खतरनाक है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट जो बात कर रहा है वो नॉलेज की बात कर रहा है, ये नॉलेज पे एग्जाम्पल दिया कि ये साधारण व्यक्ति को भी जानकारी होती है कि अगर अपन तोप से किसी पे गोला छोड़ेंगे तो मरेगा ही मरेगा। हो गया क्लियर। अब अपवाद पहला क्या कह रहा है, ये 5 अपवाद जो दिए गए हैं वो काय में चले जाएंगे, फिर वो हत्या में नहीं माने जाते, आपराधिक मानववध में चले जाते हैं। आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि अपराधी उस समय जब वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से, गुस्सा कैसा है, गंभीर गुस्सा आ गया, अचानक आया, सडन आया, आत्मसंयम, आत्मसंयम मतलब सेल्फ कंट्रोल, खुद को गुस्सा कंट्रोल करने की पावर होती है ना, हर आदमी के अंदर होती है, आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो जाए, यानी उसको इतना भयानक गुस्सा आ गया कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पाया, उस व्यक्ति की जिसने वह प्रकोपन यानी जिसने वह गुस्सा दिया था उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित कर दे। हो गया क्लियर। परंतु प्रकोपन
किसी व्यक्ति का वध करने या हानि करने के लिए अपराधी द्वारा प्रति हेतु के रूप में अपसित ना हो या स्वेच्छा प्रकोपित ना हो, ये बचाव नहीं मिलेगा। यानी तुमने खुद को ही गुस्सा जला दिया, सामने वाले ने तुमको इतना गुस्सा दिया ही नहीं था, तुमने खुद गुस्सा पैदा कर लिया। तुमने अपने मन में कोई कल्पना बना ली कि ये मुझे माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दे सकता है, गाली देने से रोकना है, इसलिए मैंने पहले जाके उसमें चक्कू मार दिया कि साहब मुझे ऐसा आशा था कि जो मुझे माँ बहन की गालियां देगा उसके बाद मुझे गुस्सा आएगा, मैं माँ बहन की गालियां सहन नहीं कर पाता, इसलिए मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया कि ये गाली देवा से पहले चक्कू मार दो। तो ये कोई बचाव नहीं होगा, समझ गए। स्वेच्छा प्रकोपित ना हो, स्वयं इप्सित ना हो। आगे समझ में। किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो कि विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा लोक सेवक की शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई है। अब कोई पुलिस वाला है, आपने कोई ऐसा अपराध किया है जिसमें आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, पुलिस वाले ने आके क्या कर लिया, आपको पकड़ लिया। अब आपको लगा कि 4 आदमी के सामने मुझे भरी शादी में पकड़ लिया जाना, मेरी इंसल्ट हो गई मेरे रिश्तेदारों के सामने कि भैया भैया कितने बड़े अधिकार साहब को जाके पुलिस वाले ने कैसे पकड़ लिया शादी में, तो उसको गुस्सा आ गई, मेरी इंसल्ट हो गई, तो उसने पिस्टल निकाल के गोली मार दी पुलिस वाले में। तो ये कंडीशन की बात नहीं कर रहे। लोक सेवक जब क्या कर रहा है, अपने पदीय कर्तव्य का पालन कर रहा है, आपको पकड़ने आया है, उस समय आपका यह बहाना नहीं चलेगा कि मुझे इसलिए गुस्सा आ गया। किसी ऐसी बात द्वारा ना दिया गया है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई है। ठीक है, ये क्या है, मोनू पवन में चाकू मारने आया, तो मैंने देख लिया कि यार मोनू पवन को चाकू मारने आया, ठीक है। अब मैंने क्या कर लिया, मोनू को पकड़ लिया रास्ते में। मोनू ने कही तुमने मुझे कैसे पकड़ लिया यार, मोनू ने कही पवन को छोड़ो पहले तुम मैं चाकू मार देता हूं। तो मैं क्या कर रहा था, सेल्फ डिफेंस का प्रयोग कर रहा था, किसकी, पवन के शरीर की रक्षा करने में। मोनू को इस बात पर गुस्सा आ गया, तो मोनू यहाँ बचाव में नहीं आएंगे, आपराधिक मानव बल में चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ हत्या लग जाएगी, क्योंकि सेल्फ डिफेंस का प्रयोग मैं तो सही कर रहा था। इसमें तो ये नहीं कह सकते मुझे इसलिए गुस्सा आया कि सर ने मुझे पवन का मर्डर करने से कैसे रोक लिया, कि नहीं साहब अब ये मेरा मर्डर का केस नहीं चलेगा, आपराधिक मानवत का चलेगा। तो ये बचाव नहीं है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस का प्रयोग चाहे पवन कर रहा हो चाहे मैं कर रहा हूँ, यहाँ बचाव आपको नहीं मिलेगा, यहाँ गुस्सा आपका कारण नहीं माना जाएगा। हो गया क्लियर। अपने एग्जाम्पल खुद बनाओ, जितने बना सकते हो सब बना लोगे, क्योंकि जब तक लॉ को आप है ना एग्जाम्पल में खुद के बनाना नहीं सीखोगे तो मैं गारंटी देता हूं इस बात की, कोर्ट में जो केस आएगा ना उसको आप अच्छे से डील नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये किताबों में रखा रह जाएगा। फिर है ना क्या हो जाएगा, थ्योरी और प्रैक्टिकल अलग होता है, ये ऐसी एक कहावत आपके सामने आ जाएगी और इसको आप स्वीकार कर लोगे, क्योंकि इन लॉ को आपको प्रैक्टिकल में जितना अपने दिमाग से कहानियां बना सकते हैं उसका उपयोग करना सीखो, तो ये लॉ तुम देखोगे लॉ के साथ प्रैक्टिकल जुड़ जाएगा। अभी क्या होता है कि थ्योरी का मतलब है कि किसी एग्जाम की तैयारी करना है, भाई थ्योरी काम आने वाली है, प्रैक्टिस एक अलग चीज है। संभव है क्या, दोनों एक ही चीज है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों जब आपस में सम्मिश्रित होकर कोई कार्य करेंगे तो उसमें निखार आएगा। हो गया क्लियर, तो बनाओ। ये क्लास जो चल रहा है अधिवक्ता संघ गुना में, एक संकल्प आप लोगों के बीच में कि 18 अक्टूबर के आसपास एडीपीओ का एग्जाम है और लगभग इस बार प्रदेश में 350 तक सीटें आ सकती हैं संभावित, और इस कल्पना के साथ अधिवक्ता संघ गुना को काम करना चाहिए कि यहाँ से सर्वाधिक लड़के चयनित होके जाए। अब इसके लिए आप लोग करो या मरो, मुझे नहीं पता कि कितने घंटा पढ़ोगे और क्या करोगे, लेकिन मुझे रिजल्ट में एडीपीओ में नाम चाहिए। इसके लिए आप लोग मुझसे जो सुविधाएं मांगोगे 18 अक्टूबर तक, बुक्स से लेकर के, पढ़ाने से लेकर के और समय से लेके, सर 2 घंटा पढ़ाते हैं, अगर आप लोग कहोगे कि नहीं और 2 घंटा अधिक चाहिए या सुबह भी चाहिए, तो जो जैसा आप लोग कहोगे वो सब बढ़ाने की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन रिजल्ट तो इस बार एडीपीओ का अपने गुना से कुछ लड़के चाहिए, और सर्वाधिक लड़के अगर गुना में ये आए कि गुना में जैसे कि शिवपुरी करता है ये काम, ये सर्वाधिक लड़के कहाँ से आते हैं, शिवपुरी से, तो इस बार शिवपुरी को मात देना है। और इस मात तभी दे सकते हैं अपन जब अपन संकल्प ले लें कि चाहे कुछ भी करना पड़े, कितने घंटा पढ़ना पड़े और क्या करना पड़े, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि एडीपीओ में हमें आना, तो 350 में सीटों में से सर्वाधिक सीट किसी एक जगह से आए, वो गुना से आए, ये संकल्प आप लोग ले लें। और जितने लड़के पढ़ने वाले हैं या और जो लोग क्लास ले रहे हैं उनको भी, इधर उधर से जो लड़के उनको भी कहें कि आप आओ, यहाँ क्लास चल रहा है और इसमें जो सुविधाएं चाहिए
उसके लिए अधिवक्ता संघ गुना करने को तैयार है। तो मेरा एक ही आशा है, इसके लिए आप लोग जो जो सुविधाएं आप हमसे कहेंगे कि नहीं साहब पढ़ते में चाय चाहिए आएगी, आप कहेंगे नाश्ता चाहिए आएगी, लेकिन मुझे तो एडीपीओ का सेट चाहिए। अब ये संकल्प आप लोगों के सामने है, इसको आप लोग पूरा करो। ठीक है, ठीक है। अच्छे से मन लगा के मेहनत करो। ठीक है, आपको पूर्ण सहयोग है सबकी तरफ से, सभी सहयोग करना चाहते हैं आपका। और इस भाग्यशाली हैं आप लोग कि आप लोगों ने शुरू किया और एक तरीके से मान के चलिए कि सीट आने वाली, और एग्जाम का डेट लगभग फिक्स हो चुका है 18 अक्टूबर। तो 18 अक्टूबर टारगेट में हो। सर ने इसीलिए कल सब्जेक्ट बताया था कि ये सब्जेक्ट होंगे, इन सब्जेक्ट में ये आएंगे। अभी और भी एक आध बार क्लियर होना हो तो हो जाएगा, लेकिन जितने सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्टों की स्थिति होनी चाहिए कि 18 अक्टूबर तक क्लियर करके और अपने को करो या मरो की स्थिति में तैयारी रखें। अभी टाइम अपने पास है, इसलिए शुरुआती दौर से ही अपन उसी लक्ष्य की तरफ बढ़े। उसके बाद सिविल जज की आ जाएगी जगह, लगातार चलती रहेगी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो भी आएंगे सबकी तैयारी कराएंगे। ठीक है, अच्छे से मेहनत करो मन लगा के। ठीक है। सब लोग आपका सहयोग करने चाहते हैं। अध्यक्ष साहब का अभिवादन करते हैं अपन इस चीज के लिए। अब इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। प्रकोपन इतना गंभीर और अचानक था या नहीं कि अपराध को हत्या की कोटि में जाने से बचा दे, ये तथ्य का प्रश्न है। तो जब आरोप विवरण बनता है, जब चार्ज फ्रेम होते हैं, तो दो ही चीजों पे होती हैं, विधि के प्रश्न पर और तथ्य के प्रश्न पर। तो जज साहब बनाएंगे इसको एक फैक्ट एंड इशू कि प्रकोपन इतना गंभीर और अचानक था कि नहीं कि वह हत्या को आपराधिक मानववध में बदल सके। तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसा कैसा कैसा खतरनाक गुस्सा तुमको आ गया कि तुम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। तो ऐसी कोई परिस्थिति होनी चाहिए। ये नहीं कि साहब चाय पीने की नहीं पूछी से मुझे गुस्सा आ गई, मैंने गोली मार दी। ठीक है, उसने मेरी नाक पकड़ ली थी इसलिए मुझे गुस्सा आ गई। ऐसे एग्जाम्पल दिए इसमें, पढ़ते हैं बनाए। एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर। अभी तो इसके बैरट के हिसाब से बता रहा हूँ, फिर मैं अपनी प्रिपरेशन करके आया हूँ, उसको अपने एग्जाम्पल में लूंगा। या द्वारा दिए गए प्रकोपन के कारण प्रदीप्त आवेश के असर में। प्रदीप्त आवेश का मतलब क्या होता है? जैसे कि है ना, आप एकदम से दिए जला दो, ठीक है, एकदम से आ जाए। प्रदीप्त यानी ज्वलित आदेश। या द्वारा दिए गए प्रकोपन के कारण प्रदीप्त आवेश के असर में मां नाम का व्यक्ति, जो या का बच्चा, मां कौन है? या का बेटा है। गुस्सा किसने दिया है? या ने दिया। देखना शब्दों को। का जानबूझकर वध करता है, ये हत्या। किसकी हत्या कर दी? बागे मोड़ा की। कौन के की? या के लड़के की। या के लड़के की हत्या कर दी। गुस्सा किसने दिया था? या ने दिया था। उसके बेटे ने तो दिया नहीं था। तुम्हें गुस्सा आना चाहिए तो या पे आ जाता, तुमने उसके बेटे को मार डाला। ये हत्या है, क्योंकि प्रकोपन उस बालक द्वारा नहीं दिया गया था और उस बालक की मृत्यु उस प्रकोपन से किए गए कार्य को करने में दुर्घटना या दुर्भाग्य से नहीं हुई है। एक बच्चा था, अपने पिताजी के साथ मार्केट में मिल गया तुमको, पिताजी ने आपसे कोई ऐसी बात कह दी कि आपको नहीं हुई सहन, तो तुमने कहा यार पिताजी को तो छोड़ो, मोड़ा को मार दिया, तो यहाँ बचाव नहीं मिलेगा, क्योंकि पिताजी ने तो तुमको प्रकोपन दिया नहीं। यही सीधी सी बात कर रहे हैं। हाँ, बच्चे ने नहीं दिया प्रकोपन, हो गया क्लियर? ये तो शुद्ध हत्या हो गई। का को मां गंभीर और अचानक प्रकोपन देता है। मां नाम का व्यक्ति का को दे रहा है। का इस प्रकोपन से मां पर पिस्तौल चलाता है, जिसमें ना तो उसका आशय या का जो समीपी है किंतु दृष्टि से बाहर है वध करने का। अब जिसने प्रकोपन दिया था उस पर गोली चलानी थी, लेकिन कोई व्यक्ति उसके पीछे खड़ा था, उसने उसको दिखाई नहीं दिया कि इसके पीछे कोई खड़ा है, क्योंकि गुस्से में तो आदमी को कुछ दिखता ही नहीं है। और वह ना जानता था कि इस बात की संभावना है कि वो पीछे खड़े हुए या का वध कर दे। का या का वध करता है। का ने हत्या नहीं की है, किंतु केवल आपराधिक मानववध किया है, क्योंकि आदमी तो मरा है। ठीक है, इंटेंशन तुम्हारा क्या था? जिसने गुस्सा दिया था उसकी मृत्यु करने का था, उस पर गोली चलाई, गोली पीछे जाके किसी व्यक्ति में लग गई। उस कंडीशन की बात करना। अगर उसमें लग जाए और उसको लग के उस व्यक्ति के शरीर के पास जाके दूसरे लग जाए, दोनों की मृत्यु हो जाए, तो दोनों के लिए ले लेंगे, इसके लिए हत्या के लिए ले लेंगे, अपराधी मानव के लिए। या द्वारा जो एक बेलेफ है, का को विधि पूर्वक गिरफ्तार किया जाता। किसी व्यक्ति को विधि पूर्वक गिरफ्तार कर लिया
उस गिरफ्तारी के कारण का को अचानक और तीव्र आवेश आ जाता है, जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, और वह या का वध कर देता है, ये हत्या है। क्योंकि लोक सेवक जब अपनी पति के कर्तव्य का पालन कर रहा हो तो उस समय नहीं चलेगा, या अचानक और गंभीर प्रकोपन वाला एग्जाम्पल तुम्हारा, हत्या में चले जाओगे, क्योंकि लोक सेवक ने अपनी शक्ति के प्रयोग में कार्य किया है। अगला एग्जाम्पल देख लो, या के समक्ष जो एक मजिस्ट्रेट है साक्षी के रूप में का उपसंजात होता है। एक मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ गवाही देने आए का नाम के व्यक्ति, मजिस्ट्रेट साहब ये कहते हैं कि का के अभिसाक्ष्य से जो जैसी गवाही वो दे रहे हैं उसके किसी भी शब्द पर जज साहब को विश्वास नहीं है। जज साहब कह रहे हैं झूठी गवाही दे रहे हो तुम तो यार, और आपने शपथ पे जो कहा था कि मैं जो बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, आपने औत का क्या कर दिया है, भंग कर दिया। का को जज साहब पे गुस्सा आ गया, तुम कैसे कह रहे हो मैं झूठ बोल रहा हूं, उसने क्या कर दिया, जज साहब का ही वध कर दिया, तो ये हत्या। अरे ऐसे हजार एग्जाम्पल बना लो, जरूरी तो है ना ये किताबों के। और देख लो, वो नाक खींचने वाला आ गया, मैं कह रहा था या कि नाक खींचने का प्रयत्न का करता, का उसकी नाक खींच रहा है, या प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में ऐसा करने से रोकने के लिए उसे पकड़ लेता। वो क्या सही है, पकड़ेगा तुम्हारी नाक खींच रहे हो। उसने कहा अच्छा तूने मुझको पकड़ लिया, का को अचानक गुस्सा आ गया और वह जिसने नाक पकड़ी थी उसी का वध कर देता है, हत्या। क्योंकि सेल्फ डिफेंस में तुम्हारी नाक पकड़ रहे हो, तुमको रोकेगा नहीं, तुम कह रहा तूने कैसे रोक लिया, तो यहाँ पे नहीं चलेगा बचाओ कि मैं सेल्फ डिफेंस का प्रयोग कर रहा था। सेल्फ डिफेंस में उतनी अपानी करनी थी जितनी कर सकते थे। हो गया क्लियर। खा पर यह आघात करता है, का को इस प्रकोपन से तीव्र क्रोध हो जाता है। का जो निकट ही खड़ा हुआ है, का के क्रोध का लाभ उठाने के लिए और उससे या का वध कराने के आशय से उसके हाथ में एक छुरी दे देता है। उसने कही ठीक है जे बढ़िया, गुस्सा जैसे दोनों की लड़ाई चल रही है ना, गुस्सा आ गया तो उसने कही उसे भी उससे रंजिश थी, उसने भाई छुरी पकड़ा दी। खा उस छुरी से या का वध कर देता है। या का ने चाहे केवल आपराधिक मानवधि किया हो, किंतु का ने क्या कर दी, हत्या कर दी। तो एक तरीके से क्या हो गया, ये दुष्प्रेरण का ही पार्ट हो गया, सहायता करना, सहायता कर दी। अब जो घटना स्थल पर और उपस्थित है तो वही वाली चीज में जाएगा ना, सीधा उतनी ही सजा मिल जाएगी। तो एक तरीके से आदमी मरा है, आपराधिक मानवत तो हुआ है। तो जिसने गंभीर और अचानक प्रकोपन पर हत्या की है वो तो आपराधिक मानवत में चला जाएगा, लेकिन तुम हत्या में चले जाओगे। होगा, हो गया क्लियर। हाँ, अपवाद 2 देखते हैं क्या कह रहा है। आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। कब हत्या नहीं है, यदि अपराधी शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को सद्भावना पूर्वक प्रयोग में लाते हुए विधि द्वारा उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण कर दे। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा की धारा 37 अपन ने पढ़ी थी, उतनी अपानी से अपानी ज्यादा नहीं कर सकते जितनी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोजन के लिए करनी आवश्यक है। अब आपने अपनी पावर्स का क्या कर दिया, सेल्फ डिफेंस का जो पावर दिया कानून ने उससे एक्सेस कर दिया, अत्यधिक प्रयोग कर दिया और पूर्व चिंतन में ना, और ऐसी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से जितनी अपानी करनी आवश्यक थी उससे ज्यादा अपानी कर दी और सामने वाले की कर दी मृत्यु। तो यह काय में चला जाएगा, आपराधिक मानववध। अब इलस्ट्रेशन पढ़ लो इसका। का को चाबुक मारने का प्रयत्न यह करता, चाबुक वो हंटर चलते थे पहले, किंतु इस प्रकार नहीं कि का को घोरोपति कारित हो जाए। चाबुक तो वो मार रहा है लेकिन ऐसे मार रहा है कि तुमको घोरोपति नहीं होगी, स्वेच्छापति हो जाए। अब वो तो केवल चाबुक मार रहा है, उससे तुमको घोरोपति भी नहीं हो सकती, साधारण उपति हो सकती है। तो जितनी अपानी करनी थी उतनी से ज्यादा तुम क्या करो, का एक पिस्तौल निकाल लेता, जिसमें चाबुक मार रहा है वो ज्यादा जाए चाबुक से खाली चली जाएगी नेक बहुत। घोरोपति वाली कंडीशन आ रही है तो भी ठीक है सामने वाले मानने के लिए। तो आपने उस पर निकाल ली पिस्तौल, या हमले को चालू रखता है वो सामने वाला, पर भी चाबुक मारे जा रहा। इसने कहा ठीक है चल यार देखता हूं तुझे। का सद्भावना पूर्वक यह विश्वास करते हुए कि वह अपने को चाबुक लगाए जाने से किसी अन्य साधन द्वारा नहीं बचा सकता, गोली से जाकर बंद कर देता है। का ने हत्या नहीं की किंतु केवल आपराधिक मानवत का अपराध किया। हो गया क्लियर। अपवाद 3, आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि अपराधी लोक सेवक होते हुए, लोक सेवक की मदद करने वाला व्यक्ति होते हुए, लोक सेवक को जो पदीय कर्तव्य के निर्वहन में जो शक्ति दी गई है उस शक्ति का क्या करता है, अत्यधिक प्रयोग कर देता। वो कंडीशन की बात कर रहे हैं। अपवाद 4, आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि वह मानववध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में अचानक हुई लड़ाई में पूर्व चिंतन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना
या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किए बिना किया गया। अब सडन लड़ाई जो हो जाती है अचानक, तो सडन फाइट जो होती है तो अपन को पता है कि उसमें पूर्व द्वेष तो कोई होता नहीं, पूर्व इंटेंशन भी नहीं होता। अचानक से लड़ाई हो गई, अचानक गुस्सा आ गया, दोनों पे कोई ऐसे साधन रखे हुए थे या ऐसे टूल्स रखे हुए थे, उसने गुस्से में निकाल के उसको मार दिया, तो ये आपराधिक मानववध है। क्योंकि ना तो वो किसी की हत्या करने की तैयारी करके आया, ना उसका पहले से इंटेंशन था, तो सडन फाइट वाली कंडीशन है। अपवाद 5, आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित की जाए 18 साल से अधिक आयु का होते हुए अपनी सहमति से मृत्यु होना सहन करे। उसने सहमति दे दी है कि आप मेरी मृत्यु कारित कर सकते हो, यह मृत्यु का जोखिम उठाए। इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं इसका। या को जो एक बालक है, छोटा सा बच्चा, उकसाकर का उससे स्वेच्छा आत्महत्या करवाता है कि तू तो सुसाइड कर ले, तेरे मम्मी पापा तुझे लायक करते नहीं है, टॉफी तुझे देते नहीं है, बाजार तुझे घुमाते नहीं है, पड़ोसी ने उस बच्चे को भड़का दिया। यहाँ कम उम्र होने के कारण यह अपनी मृत्यु के लिए सहमति देने में असमर्थ था। उनने क्या बोला, 18 साल से ज्यादा की उम्र होनी चाहिए, इसलिए का ने क्या किया, हत्या का दुष्प्रेरण किया। तो इसमें वो जिसको पंजीकरण करते हैं ना, वो आ जाएगा 18 से ज्यादा तो हाँ, सहमति आ जाएगा। चलो अब 101 को मैं अपनी भाषा में समझा देता हूँ, मैं नोट्स तैयार करके लाया हूँ, उसको और प्रॉपर समझ में आ जाएगा। बेसिक तुमको बता दिया, और बेसिक्स में भी सब समझ में आ जाता है। वैसे तो ये तो फालतू की मेहनत है, मैं करता रहता हूँ। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 100 पुराने आईपीसी की धारा 299 का ही नया रूप है, कुछ नहीं बदला। यह धारा कल्पेबल होमेस नहीं, ये तो पढ़ा दी ना 100 तो 101 हत्या पढ़ो। हत्या कब मानी जाती है, यहां से पढ़ना चालू करेंगे। ऐसी क्या दशाएं होंगी जिसमें किसी की मृत्यु हत्या मानी जाएगी। मर्डर कब कहते हैं इसको। कानून के अनुसार किसी की जान लेना हत्या तब कहलाता है जब नीचे दी गई 4 में से कोई भी एक स्थिति हो। तो 4 कंडीशन दी है इसमें, अपन ने पढ़ ली। 4 कंडीशन दी है, कौन कौन सी दी है। पहली कंडीशन बात क्या करती है, जान लेने का इरादा। पहली कंडीशन जान लेने का इरादा, इंटेंशन की बात कर रही है। जब अपराधी का मकसद ही सामने वाले को जान से मारना हो, पहली कंडीशन। हो गया क्लियर। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, ऐसी चोट पहुंचाना जिससे सामने वाले की मौत निश्चित हो। निश्चितता की, सर्टेनिटी की बात कर रही है। सेकंड कंडीशन है, अगर अपराधी ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाता है जिसे वह जानता है कि सामने वाले की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन हो गई क्लियर। तीसरी कंडीशन क्या बात करती है, प्रकृति के सामान्य नियम में जानलेवा चोट पहुंचाना। मैं अपनी भाषा में बना के लाया हूं। तीसरी कंडीशन है, प्रकृति के सामान्य नियम में सामने वाले को जानलेवा चोट पहुंचाना। अगर सामने वाले के शरीर पर ऐसी चोट मारी गई जो सामान्य रूप से किसी भी इंसान की जान लेने के लिए काफी है, जैसे कि सिर पर भारी प्रहार कर देना या किसी के दिल के पास या हार्ट के पास चाकू मारना, स्वाभाविक बात है, मरी जाएगा। हो गया क्लियर। सामान्य नियम में प्रकृति के किसी को भी ऐसी जानलेवा चोट पहुंचा रहे हो कि सामने वाला व्यक्ति मर जाएगा। चौथी कंडीशन बात करती है खतरनाक कृत्य का ज्ञान। लिख लिया करो ये सब पॉइंटों को, उसके डायरेक्ट पे तुम उन्हें भूल जाओगे। अपराधी को पता हो कि वह जो काम कर रहा है वह इतना खतरनाक है कि उससे किसी की मौत होना लगभग तय है, और फिर भी यह बिना किसी उचित कारण के वह काम करे। जैसे किसी को उठा के मैं छोटे से बच्चे को या तुमको ये मगरमच्छ से भरी हुई तालाब में फेंक दूं, मगरमच्छ काटे ही लेंगे, मर ही जाओगे। अब कहोगे साहब मुझे तो ही ना पता था कि मगरमच्छ के काटने से कोई व्यक्ति मर जाता है, क्योंकि आपका कार्य इतना आसन संकटपूर्ण है। इस बात की पूरी यदि संभावना है कि आपका वो कृत्य मृत्यु कारित कर दे। हो गई चारों कंडीशन। देखो दूसरी बात कर रहा है कि ऐसी चोट पहुंचाना जिससे सामने वाले की मौत निश्चित। तीसरी बात कर रही है कि आपको ऐसी चोट पहुंचाइए जो सामने वाले को जो प्रकृति के सामान्य नियम में जान ले। हो गया क्लियर। अभी वाली और बेरेट से बता देंगे, अभी इसको पूरा करके। इसमें 5 अपवाद एक्सेप्शन दिए गए हैं।
जो यह बताते हैं कि कब किसी को की जान लेना हत्या नहीं है बल्कि आपराधिक मानववध कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। इसका पहला अपवाद जो है वो गंभीर और अचानक उकसावे के बारे में बात करता है। आइए इसे अपन अब सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। गंभीर और अचानक उकसावा, वही प्रकोपन, अपन देसी भाषा में उसके क्या कहते हैं, उकसाना। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, अचानक और गंभीर प्रकोपन। सरल शब्दों में अगर अपराधी ने अपनी सोचने समझने की शक्ति खो दी, आत्मनियंत्रण की शक्ति से वंचित होने को ही बोलते हैं, जब अपने को कंट्रोल करने की पावर्स खो दी, क्योंकि सामने वाले ने उसे अचानक और गंभीर रूप से उकसाया था और उस गुस्से के आवेश में उसने सामने वाले की जान ले ली, तो इसे हत्या नहीं माना जाएगा, आपराधिक मानववध माना जाएगा। दूसरी कंडीशन, लेकिन इसमें भी पता है 3 शर्तें हैं जिनको पूरी करनी जरूरी है। इसकी 3 कंडीशन और है, इसमें अंदर और डीप में ले जा रहा हूं मैं तुम्हें। इसके लिए 3 मुख्य शर्तें पूरी होनी चाहिए ये गंभीर और अचानक प्रकोपन के लिए। पहली कंडीशन क्या है, अचानक और गंभीर उकसावा इतना बड़ा होना चाहिए कि एक सामान्य व्यक्ति अपना आपा खो दे, वह पहले से प्लान किए हुए नहीं होना चाहिए। हो गया क्लियर? एक कंडीशन और चाहिए इस अपवाद में, आत्मनियंत्रण खोना। ये क्या होता है आत्मनियंत्रण खोना? अपराधी ने उस उकसावे के कारण अपनी आत्मनियंत्रण की शक्ति, सेल्फ कंट्रोल पावर को खो दिया। एक कंडीशन और है, जब आपने आत्मनियंत्रण की शक्ति खो दी उसी समय, जिन्हें कि आप ही गुस्सा जलाया और कल मारे में पहुंच गए भाई, उसी समय मृत्यु करना है सामने वाले की। मौत उसी गुस्से के दौरान होनी चाहिए, गुस्सा दब ना गया हो, मौत उसी गुस्से के दौरान होनी चाहिए। अगर व्यक्ति शांत हो गया, गुस्सा ठंडा हो गया और फिर जाकर बदला लिया, तो वह यह वाला अपवाद अब काम नहीं करेगा। हो गया क्लियर? अब अगली कंडीशन कह रहा है कि यह अपवाद कब लागू नहीं होता। लागू होना तो पढ़ लिया, लागू कब नहीं होता ये भी पढ़ना पड़ेगा। किसी भी चीज को पढ़ रहे हो धारा को, तो ऐसे पढ़ो कि कछू बचा ही नहीं जाए, क्योंकि जिंदा बच गई ना ये, तो ये हमको एग्जाम में हमको नहीं छोड़े। तो हमको ऐसे पढ़ना है कि इसको पढ़ी डालते हैं ढंग से। कानून कहता है कि आप हर गुस्से को उकसावा नहीं कह सकते। यह अपवाद तब नहीं मिलेगा जब, कब नहीं मिलेगा बचाओ, खुद उकसावा पैदा किया हो। आपने जानबूझकर सामने वाले को भड़काया ताकि वह आपको गाली दे और आप उसे मार सकें। ये नहीं आएगा गुस्से में। तुमने पहले भाई माँ बहन की गालियां दे दी, तो वो पलट के नहीं देगा, भैया एक हाथ तो देगा, भारत का है। अब तुमको उसने गाली दे दी जो तुम्हें बुरी लग गई, अब तुम कह रहे हो नहीं अब अचानक और गंभीर प्रकोपन में जाएंगे हम, तो ये नहीं जा पाओगे। ठीक है, आपने खुद बनाई है कंडीशन। दूसरा, कब नहीं चलेगा ये गुस्सा, कानूनी काम में वादा, वही पब्लिक सर्वेंट वाली कंडीशन। कोई सरकारी कर्मचारी या पब्लिक सर्वेंट अपना काम कर रहा हो, जैसे पुलिस आपको गिरफ्तार करने आई है और आप कहें कि मुझे गुस्सा आ गया, ये मान्य नहीं हुआ। हो गया क्लियर? एक कंडीशन और दी है, प्राइवेट डिफेंस, निजी रक्षा, तब यह अपवाद लागू नहीं होता। अगर कोई अपनी रक्षा के लिए कुछ कर रहा है और आपको उस पर गुस्सा आ जाए तो उसे उकसावा नहीं माना जाएगा। हो गया क्लियर? एग्जाम्पल दिए देते हैं। मान लीजिए ए अपने घर आता है और देखता है कि बी उसकी पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है। यह देखकर आ अचानक अपना आपा खो देता है और पास पड़ी पिस्तौल से बा को मार देता है, या आ को इस अपवाद का लाभ मिलेगा, क्योंकि कंडीशन इस तरह की, क्योंकि उसका प्रकोपन अचानक और गंभीर यह बन जाएगा। यानी आपकी बात जायज तो हो कि ऐसी कोई जायज बात या ऐसी कोई जायज घटना तो घटित हुई है जो जिसमें गुस्सा आ सकता है, किसको, सामान्य व्यक्ति को, आपकी तरह औरों को भी। ये नहीं कि वो तो हमें ही आता है गुस्सा, ठीक है, ये नहीं चलेगा। महत्वपूर्ण बात क्या है, अपवाद के कारण बचाव मिल जाएगा, चलो हत्या की बजाय आपराधिक मानववध का दंड मिलेगा इसमें। अपवाद नंबर 2, निजी रक्षा का अधिकार, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की बात कर रहा है अपवाद 2। आसान शब्दों में यह अपवाद तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति अपनी या किसी और की जान बचाने के लिए हमलावर पर पलटवार करता है, लेकिन वह जरूरत से ज्यादा बल का प्रयोग कर देता है। तो सेल्फ डिफेंस अपन ने पढ़ा था,
अपने शरीर की किसी और व्यक्ति के शरीर की या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हमको मिला है। तो जितनी आप हानि कर सकते हो सेल्फ डिफेंस का प्रयोग करने में, उससे ज्यादा आप एक्सेस कर रहे हो, उस कंडीशन की बात करता है अपवाद 2। तो आप काय में चले जाओगे? आपराधिक मानववध में चले जाओगे। इस अपवाद के लागू होने के लिए भी 3 शर्तें हैं। उनने तो किताब में बहुत कम लिख रखा है, मैं तो ज्यादा लिख के लाया हूं। 3 कंडीशन और हैं। गुड फेथ, नेक दिली, ठीक है, नेक दिली की बात करता है। पहला है, आपने जो किया है वह खुद को या अपनी संपत्ति को बचाने के इरादे से किया है। आपका इंटेंशन नहीं था इस चीज का, आपको तो क्या करना था? अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा करनी थी या शरीर की रक्षा करनी थी। उस कंडीशन में कोई पूर्व द्वेष नहीं होना चाहिए, नो प्री मेडिशन, ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, नो प्री मेडिटेशन। आपका इरादा पहले से उस व्यक्ति को मारने का नहीं था। सेल्फ डिफेंस में ये देखेंगे, ठीक है, कि आपका इरादा कहीं पहले से मारने का तो नहीं था, कोई पूर्व द्वेष तो नहीं था आपका, कोई पूर्व रंजिश तो नहीं थी। सब जैसा आप चेक करेंगे, जब सब आएगा डिफेंस में उठाओगे ना, ये प्रोसिक्यूशन लेके आएगा। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? एक्सेस ऑफ पावर, शक्ति का अधिक प्रयोग। कानून आपको आत्मरक्षा का, सेल्फ डिफेंस का अधिकार देता है, लेकिन उसकी एक सीमा है। वो धारा 37 में निर्बंधन पढ़े थे अपन ने। अगर आपको उस सीमा को पार कर दिया और सामने वाले को मार डाला जबकि उसे बिना मारे भी बचा जा सकता था, तो यह अपवाद लागू होगा। सेल्फ डिफेंस की पावर का एक्सेस कर गए। आइए इसे अपन एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ए हाथ में डंडा लेकर बी को पीटने आता है। काय से पीटने आया है? डंडे। किसको पीटने आया है? बी को। बी के पास अपनी रक्षा करने का अधिकार है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस का पावर है भाई। कोई हमें डंडा मारेगा तो हम बचाव तो करेंगे। लेकिन बी अपनी रक्षा करने के चक्कर में जेब से पिस्तौल निकालता है और सीधे ए के सिर में गोली मार देता है। यहाँ बी को अपनी जान पर इतना खतरा नहीं था कि वह गोली चलाए, वो तो सीधा सीधा हाथ में डंडा मार रहा था, तुमने पिस्तौल निकाल दी और चटका भी दिया। यहाँ बी को अपनी जान पर इतना खतरा नहीं था कि वह गोली चलाए, लेकिन उसने घबराहट में या गुस्से में अपनी शक्ति की सीमा पार कर दी। ऐसे मामले में बी पर मर्डर का केस नहीं चलेगा, बल्कि उसे कल्पेबल होमिसाइड के तहत सजा मिलेगी, क्योंकि उसने आत्मरक्षा में कदम उठाया था, बस वह थोड़ा ज्यादा हो गया। क्लियर? अगर आप आत्मरक्षा में किसी को मार देते हैं और कोर्ट यह मान लेता है कि आपका इरादा हत्या नहीं, सिर्फ खुद को बचाना था, भले ही आपने जरूरत से ज्यादा बल इस्तेमाल किया हो, तो आपकी सजा कम हो सकती है। इसे सद्भाव पूर्वक आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग कहा जाता है। तो सेल्फ डिफेंस में जब सद्भाव पूर्वक आत्मरक्षा का प्रयोग कर रहा है तो आपराधिक मानववध में चला जाएगा। हाँ, मारना दो कंडीशन है। अपवाद नंबर 3, तीसरा अपवाद किसकी बात करता है? लोक सेवकों यानी पब्लिक सर्वेंट। लोक सेवकों और उनकी सहायता करने वाले लोगों से संबंधित है। यह अपवाद उन शक्तियों के बारे में बताता है जब पुलिस अधिकारी या सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी करते समय किसी की जान ले लेते हैं, लेकिन उसे हत्या नहीं माना जाता। पुलिस वाले हैं किसी को पकड़ने गए, अपनी पावर्स का अत्यधिक प्रयोग कर दिया। लोक सेवक को मिली शक्ति का अधिक प्रयोग। पब्लिक सर्वेंट एक्सीडिंग पावर। इस अपवाद के अनुसार कोई भी कार्य हत्या नहीं है यदि वह कार्य एक लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट द्वारा किया गया हो या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो लोक सेवक की मदद कर रहा हो, वह अपनी कानूनी ड्यूटी निभा रहा हो और लोक न्याय यानी पब्लिक जस्टिस को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा हो। लोक सेवक को भी देखेंगे कि ड्यूटी पे था कि नहीं था, अपने कानूनी दायित्वों का पालन कर रहा था कि नहीं कर रहा था, पब्लिक जस्टिस के लिए काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था। उसे विश्वास हो कि यह कार्य कानूनी और आवश्यक है उस पब्लिक सर्वेंट को। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? उस लोक सेवक के मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? नहीं वो लोक सेवक अपनी दुश्मनी बुलाने के लिए काम कर रहा हो, तब नहीं बचेगा फिर।
यह अपवाद कब काम करता है? तीसरा अपवाद, अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी खतरनाक अपराधी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और अपराधी भागने की कोशिश करता है, पुलिस अधिकारी उसे रोकने के लिए बल प्रयोग करता है, लेकिन इस प्रक्रिया में अपराधी की मृत्यु हो जाती है। एनकाउंटर सुनते हो, एनकाउंटर वाली कंडीशन। यदि पुलिस अधिकारी ने यह कार्य नेकदिली यानी गुड फेथ से अपनी ड्यूटी निभाने के समय किया है तो उसे हत्या का दोषी नहीं माना। आ गया क्लियर? इसके लिए भी कंडीशन है, 3 कंडीशन है तीसरे अपवाद के लिए, जिन शर्तों का पूरा होना जरूरी है। अधिकार क्षेत्र, अधिकारी को वह कार्य करने का कानूनी अधिकार होना चाहिए उस पब्लिक सर्वेंट को। नेकदिली गुड फेथ, इरादा कानून का पालन करवाना होना चाहिए, ना कि किसी को जानबूझकर मारना। कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं होनी चाहिए उस पब्लिक सर्वेंट के मन में। यदि पुलिस वाला अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए गोली चलाता है तो उसे इस अपवाद का लाभ नहीं मिलेगा। और एक एग्जांपल दिए देता हूं। एक सिपाही एक ऐसे अपराधी को रोकने के लिए गोली चलाता है जो हिरासत से भाग रहा है, कस्टडी से निकल के भागा है। सिपाही का इरादा उसे पकड़ना था, लेकिन गोली लगने से उसकी मौत हो गई। यह सिपाही ने अपनी शक्ति का प्रयोग न्याय के लिए किया है, पब्लिक जस्टिस के लिए। इसलिए धारा 101 के तहत हत्या नहीं बल्कि गैर इरादतन हत्या मानी जाएगी, जिसमें सजा हत्या के मुकाबले कम होती है। नहीं, ऐसे नहीं, कोई गंभीर अपराध किया हो तब छूट के भाग रहा हो और इसकी बात कंडीशन भी हो गई कि इसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, वो आपकी कस्टडी से भागा है, तो ज्यादातर कोशिश तो ये की जाती है कमर के नीचे के वाइटल पार्ट ना हो ऐसी जगह गोली मारी जाती है। तो गोली तो उसने वाइटल पार्ट पे ही मारी थी, पैर पे ही मारी थी, लेकिन निशाना चूक गया, थोड़ी ऊपर लग गई, उस कंडीशन की बात कर। ये नहीं क्या उतनी ज्यादा नहीं कर सकते। कौन सी गाड़ी? अरे यूपी की बात मत करो, बोलो तो नियम कानून को सबको तोड़े बैठे हैं। चलो इसमें एक चीज और बता देता हूँ, यह अपवाद फर्जी एनकाउंटर को सुरक्षा नहीं देता, मना कर दी। देखो तुम्हारी वाली बात आ गई। अगर कोर्ट को लगता है कि बल प्रयोग की बिल्कुल जरूरत नहीं थी या यह जानबूझकर की गई हत्या है तो अधिकारी को हत्या की सजा भी मिल जाएगी। ठीक है, मुझे मालूम था तुम पूछोगे। अपवाद नंबर 4, चौथा अपवाद क्या बात करता है? अचानक झगड़ा, सडन फाइट की। यह अपवाद तब लागू होता है जब किसी की मृत्यु बिना किसी योजना के, बिना किसी प्लान के अचानक हुई लड़ाई में होती है। सडन फाइट की बात कर रहा है। कानून कहता है कि अगर नीचे दी गई 4 शर्तें पूरी होती हैं तो उसे हत्या नहीं बल्कि गैर इरादतन हत्या, कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। सब में लिख के लाया हूं कंडीशन पर कंडीशन। पहली कंडीशन अचानक झगड़ा, सडन फाइट। झगड़ा पहले से तय नहीं होना चाहिए, ठीक है, पहले से प्लान नहीं होना चाहिए कि हम दोनों लड़ेंगे। यह मौके पर ही, घटना स्थल पर ही किसी बात को लेकर शुरू हुआ। ये मैं वो तुमको वो पॉइंट लिख लिख के ला रहा हूं जो वहां लगेंगे एविडेंस में, ठीक है, तो प्रैक्टिस में जो काम आएंगे उस तरीके से भी मैं तुमको थ्योरी को ले जा रहा हूं। अब जुनून का आवेश, हीट ऑफ पेशन, अचानक झगड़े में आ रहा है। जुनून का आवेश क्या होता है? ये लड़ाई के दौरान गुस्सा इतना बढ़ गया कि व्यक्ति होश खो दिया, जुनून में चला गया और सामने वाले पे हमला कर दिया। पूर्व चिंतन का अभाव, नो प्री मेडिटेशन, मारने वाले ने पहले से कोई प्लानिंग ना की हो कि वह आज सामने वाले को जान से मार देगा, कि रास्ते से मोनू निकलेगा मोटरसाइकिल से, मैं अपनी मोटरसाइकिल लेके जाऊंगा, मोनू की मोटरसाइकिल में टक्कर मारूंगा, मोनू उसको माँ बहन की गालियां देगा, मैं पिस्टल निकालूंगा, फिर मैं गोली मारूंगा। ये नहीं चलेगा। हो गया क्लियर? और चलो, अनुचित लाभ ना उठाना, नो अनड्यू एडवांटेज। इसमें एक कंडीशन और है, 4 कंडीशन है। हमलावर ने क्रूरता ना दिखाई हो या किसी अनुचित तरीके जैसे निहत्थे पर अचानक कई हथियारों से वार करने का इस्तेमाल ना किया हो। सामने वाला तो निहत्था था, अचानक लड़ाई हुई, लेकिन तुम तो इतने क्रूर आदमी हो कि तुम्हें अगर कोई गाली दे देगा तो तुमको तो मारना ही है भाई जान से। वो बेचारा निहत्थे था,
तो नहीं चलेगा जी। ठीक है, एक उदाहरण समझ लो, दो दोस्त आपस में ताश खेल रहे हैं, ताश तो समझते हो। खेल के दौरान अचानक पैसों को लेकर बहस शुरू हो जाती है कि भैया ला मेरे 5,000 जीत गया वो दे दे। बहस गाली गलौज तक पहुंच जाती है और हाथापाई होने लगती है दोनों में। एक दोस्त पास पड़ा पत्थर उठाता है और दूसरे के सिर में मार देता है, जिससे दोस्त की मौत हो जाती है तुम्हारी की। अब कंडीशन समझो इस उदाहरण की, यहां कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी, अचानक झगड़ा हुआ, गुस्से में पत्थर मारा गया, नतीजा सामने वाला मर गया, लेकिन यह मर्डर नहीं माना जाएगा बल्कि अपवाद 4 के तहत सडन फाइट में आ जाएगा। मैं तो खुद बना रहा हूं मेरे एग्जाम्पल, क्योंकि मैं अपने एग्जाम्पल नहीं बनाऊंगा तो जी इसमें जो एग्जाम्पल लिखे हैं वही वाले केस तो नहीं आएंगे कोर्ट में। फिर मैं कहूंगा कि साहब जी वाला केस मत करवाओ, जहां मैं वकालत नहीं करूंगा, जज साहब के मैं इसमें न्याय नहीं करूंगा, एडीपी साहब कह रहे हैं कि मैं इसमें अपना वो नहीं रखूंगा, चीप नहीं कराऊंगा। कि क्यों नहीं कराओगे? कि साहब जी वाली घटना किताब में नहीं दी। ठीक है, तो अपने ज्ञान को इतना बढ़ा के ले जाना कि कछु भी आ जाए, किताब के आवश्यकता तुमको पता है, एग्जाम्पल हम 25 बना देंगे, हो गया क्लियर। अब यह अपवाद कब काम नहीं करेगा? काम तो करेगा ये तो पढ़ लिया, कब नहीं करेगा ये भी तो पढ़ लें, नहीं अपन जबरदस्ती की बहस करने पहुंच जाए। अगर झगड़ा शुरू हो गया और उसके 1 घंटे बाद व्यक्ति घर से बंदूक लाकर मारता है, तो यह अचानक सडन नहीं माना जाएगा बल्कि मर्डर माना जाएगा। ठीक है, हाँ, वो तो मौके पे ही होना है जो सो वो होना है, घर से नहीं आया, घर गए थे फिर आएंगे, जितने में एक सामान्य व्यक्ति का गुस्सा शांत हो जाता। सर उसका टाइम दूर हो के वो गया बंदूक लेना लेके आया, नहीं नहीं, नहीं माना अगर सामने वाला व्यक्ति निहत्था है तब भी नहीं चलेगा, और आप उस पर तलवार या बंदूक से कई बार वार करते हैं तो कोर्ट यह कह सकता है, न्यायालय की बात बता रहा हूं, कि आपने अनुचित लाभ उठाया है, इसलिए आपको इस अपवाद का फायदा नहीं मिलेगा, वो मर्डर में दे देगा सजा जाके। इसकी मुख्य बातें क्या है वो भी सुन लो। इस अपवाद का आधार यह है कि इंसानी फितरत गुस्से में कमजोर हो जाती है। ये क्यों दे रहे हैं बचाव आपको? कोई एहसान तो ही ना कर रहे होंगे, तो उसी बात को बता रहे हैं कि इंसानी फितरत गुस्से में कमजोर हो जाती है, इसलिए कानून उस व्यक्ति को थोड़ा कम दोषी मानता है जिसने बिना प्लानिंग के गुस्से में अपराध किया। हो गया। अपवाद नंबर 5, धारा 101 मर्डर का 5वां अपवाद सहमति कंसेंट से जुड़ा है। ठीक है, सहमति की बात करता है। इसे कानूनी भाषा में वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया के सिद्धांत से प्रेरित माना जाता है। लिख लो आप, है क्वेश्चन आ जाएगा, वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया, ये लीगल मैगजीन होती है। ठीक है, HJS वगैरह का एग्जाम दोगे ना तो लीगल मैगजीन पे आते हैं प्री में क्वेश्चन, 5 नंबर के पूछते हैं। इसका क्या अर्थ होता है? वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया, जिस पर 5वां अपवाद डिपेंड करता है। इसका अर्थ है कि यदि किसी ने अपनी मर्जी से जोखिम उठाया है तो वह यह शिकायत नहीं कर सकता। हालांकि जान लेने के मामले में यह पूरी तरह छूट नहीं देता, बस सजा को कम कर देता। सहमति से मृत्यु, डेथ बाई कंसेंट क्या होती है? यह अपवाद क्या कहता है, अपन सुनते हैं अब इसको, कि हत्या तब हत्या नहीं मानी जाएगी जब मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो, उसने सहमति दी है। मरने वाला व्यक्ति बालिग हो, एडल्ट होना चाहिए। बालक की परिभाषा पढ़ी है अपन ने, 18 साल से कम का, तो ये कौन हो गया? बालक। स्वेच्छा से सहमति देनी चाहिए सामने वाले को, वॉलेंटरी कंसेंट होनी चाहिए सामने वाले की। मरने वाले ने अपनी मौत की सहमति खुद दी हो, नहीं उसके पिताजी ने दे दी, वो नहीं चलेगी। जोखिम की समझ होनी चाहिए सामने वाले को, ऐसे नहीं वो नशे में है, चित्त विकृत है, मत्ता में है, वो दारू पी रखी है, वो कह रहा है खुशी से एक काम कर लो, बहुत जी रही है, मार दो गोली, मानी चलोगे? तो जोखिम की समझ होनी चाहिए। हाँ वही, जोखिम की समझ क्या होती है? उसे पता हो कि वह जो सहमति दे रहा है उससे उसकी जान जा सकती है।
जब ये शर्तें पूरी होती हैं तो मारने वाले पर हत्या मर्डर का केस नहीं चलता, बल्कि गैर इरादतन हत्या का केस चलता है, या कल्पेबल होमिसाइड भी जिसे कहते हैं, जिसमें सजा हत्या के मुकाबले कम होती है। आ गया समझ में? यहाँ तक और उदाहरण ले लो, बहुत लिख लाया मैं। कौन सा? वो अब सूटी ऑन और सुसाइड पैक्ट क्या होती है जो पढ़ेंगे अपन। सूटी और सुसाइड पैक्ट इंटरव्यू में ऐसे ही पूछ लेंगे, सूटी और सुसाइड पैक्ट क्या बताओ। अब तुम घूम ही रहे हो कि साहब ये तो नहीं लगा डायरेक्ट में, कहीं किताब में भी नहीं मिल रहा। समझो, इस एग्जाम्पल को समझाता हूं। मान लीजिए दो लोग एक सुसाइड पैक्ट करते हैं आपस में। ए और बी दोनों मरना चाहते हैं, ठीक है, दोनों मरना चाहते हैं। ए कहता है कि पहले तुम मुझे गोली मार दो, फिर मैं तुमको गोली मार दूंगा, बहुत जीली जिंदगी, ठीक है। शूटी एंड सुसाइड पैक्ट। बी सहमति के आधार पर ए को गोली मार देता, या बी ये नहीं कह सकता कि वह बेगुनाह है, लेकिन क्योंकि ए 18 साल से ऊपर था और उसने मरने की सहमति दी थी, इसलिए बी को हत्या के बजाय गैर इरादतन हत्या का दोषी माना जाए। आ गई? अब ये तो समझ ली क्या कंडीशन होगी। हाँ, उसको, अरे तुम दो जने हो, शूटी एंड सुसाइड, सामने वाला क्या कर रहा है, उसकी आत्महत्या के लिए सहमति तो देता है, सुसाइड पैक्ट हो गया वो। तो तुम दो लोग व्यक्ति हो, तुम दोनों ने तय कर लिया बहुत जीली जिंदगी, ठीक है। अब क्या करेंगे जी के? तो तुमने कही यार एक काम करो, मुझे डर लगता है खुद को गोली मारने में, पवन यार तू मुझको मार दे। पवन कहता है मुझे भी डर लगता है, एक काम करो राजू तुम मुझको मार दो। तो पवन ने गोली तो तुम्हें मार दी, अब तुम तो चले ही गए ना, तुम पवन को कम मारोगे, ठीक है। वो कंडीशन की बात कर रहे हैं। कौन भाग जाए? वो तो लगी गई ना धारा, तो तू भाग जाओ, कौन ना मना करिए। मुख्य बातें पढ़ लो इसकी। 18 साल से कम आयु, यदि मरने वाला 18 साल से छोटा है तो उसकी सहमति का कोई कानूनी मूल्य नहीं है, ऐसे में मारने वाले पर सीधा मर्डर का केस चलेगा। अब धोखा या दबाव, जी आप बोल रही थी प्रिया, धोखा या दबाव, यदि सहमति डरा धमकाकर या धोखे से ली गई है, उसने भगने का प्लान बना लिया, यदि सहमति डरा धमकाकर या धोखे से ली गई है तो भी इस बात का फायदा नहीं मिलेगा। सजा में राहत, यह धारा अपराधी को पूरी तरह से बरी नहीं करती, बस अपराध की गंभीरता को हत्या के स्तर से घटाकर गैर इरादतन हत्या कल्पेबल होमिसाइड के स्तर पर ले जाती है। हो गया क्लियर? अब हम एक नजर में धारा 101 के 5 अपवादों को याद करेंगे, नहीं करेंगे? घर का तो काम ही नहीं है इतना लिख के लाओ। जैसे अपन को यहाँ पे डिफेंस जो भी मिल रहा है ना, सेल्फ डिफेंस भी जो मिल रहा है अपन को, अब अपन इंसान ये तो करेंगे नहीं कि सामने वाला, अरे ये तुम्हारा सेल्फ डिफेंस कोर्ट में काम करेगा, अब हम प्रूव करना है इसको। नहीं। अभी तो ये थाने पे कौन सी FIR लिख दें, हत्या की लिख दें कि आपराधिक मानवत की लिखें, तो वो कंडीशन की बात कर रहे हैं। सेल्फ डिफेंस तो तुम कोर्ट में प्रूव करना। मतलब जो सेल्फ डिफेंस लेगा उस पे भी, उसको भी तो सजा मिलेगी ना, मिलेगी कैसे? क्यों? सेल्फ डिफेंस आपको माफी दिला सकता है अगर आप ये कहते हो कि सेल्फ डिफेंस का आपने उचित प्रयोग किया है। अब सेल्फ डिफेंस में आपको जितनी पावर उपयोग करनी है 37 में, उससे से ज्यादा कर दोगे तो आपराधिक मानवता में ले जा रहे हैं ना वो तुम्हें। कब कह रहे हैं कि तुम्हें हत्या में ले जा रहे हैं? गंभीर और अचानक प्रकोपन आ गया था, इसलिए तुमने सामने वाले की हत्या कर दी, तो तुम पे मर्डर का केस क्यों नहीं चला रहे हैं? वो आपराधिक मानवता का चला रहे हैं। कोई लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा था, ठीक है, अब वो शक्ति का प्रयोग एक्सेस ज्यादा कर गया जितनी करनी थी, तो वो उस पर आपराधिक मानवता का मैटर चला रहे हैं, ना कि हत्या का चला रहे हैं। अब अचानक लड़ाई हो गई कोई, तब आपने किसी की हत्या कर दी, तो वो आप पे आपराधिक मानवता का केस चला रहे हैं, ना कि हत्या का चला रहे हैं। तो बड़े अपराध को छोटे अपराध में बदल देते हैं जब ये 5 अपवादों में आता है। यही बात हो रही है। अब अपन एक नजर में पढ़ते हैं 5 अपवादों को, याद करना। अपवाद 1 काय की बात करता है? गंभीर और अचानक उकसावा, गंभीर और अचानक उकसावा, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। अपवाद 2 निजी रक्षा का अधिकार,
प्राइवेट डिफेंस की बात करता है और आप क्या कर रहे हो, प्राइवेट डिफेंस की सीमा से बाहर जाना, बाहर निकल गए, उससे जितनी पावर का उपयोग करना था उससे ज्यादा का कर दिया। अपवाद 3 बात करता है लोक सेवक की शक्ति। पब्लिक सर्वेंट ने क्या कर दिया, उसको जो पावर दी है उसको एक्सीडिंग कर दिया। पब्लिक सर्वेंट एक्सीडिंग हिज पावर, जितनी शक्ति का प्रयोग करना था उससे ज्यादा का कर दिया। चौथा विवाद करता है अचानक झगड़ा, सडन फाइट की, हो गया क्लियर। 5वां विवाद बात करता है सहमति कंसेंट, 18+ उम्र होनी चाहिए, हो गया यहां तक यार। एक 102 पढ़ाऊं आज ही कि कल पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे इसको। यहाँ तक आज एक चैप्टर अपना पूरा क्लियर हो गया, हत्या और आपराधिक मानवता।